हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग अपना थर्ड चैप्टर एंड कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उस चैप्टर में कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। बेसिकली पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में होनी चाहिए। उसको लर्न करने की आप कोशिश करें अच्छे से अच्छा, जितना याद रहेंगे उनके एलिमेंट्स, कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में प्रेजेंट है, ठीक। और जितना आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, बेसिकली उसके जो टॉपिक्स थे लाइक एटॉमिक रेडियस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा जो हम हर चैप्टर में यूज करेंगे, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। ऐसा नहीं है वो जो चारों प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उनको हर चैप्टर में यूज करना ही पड़ेगा और ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि रिएक्टिविटी निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ज़रूरत पड़ती है, ऑलराइट। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज़रूरत तो हर जगह पड़ती है। जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, अपने क्लास 10th में देखा था हम लोग बहुत जगह पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस ऐसा यूज करते थे। तो वो बेसिकली क्या था, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कि कौन सा बॉन्ड में पोलर होगा, कौन सा बॉन्ड नॉन पोलर होगा, वो हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे भी समझा था। और एक और फैक्टर होता है जो चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पे तो हम लोगों ने एटम्स के नेचर को पढ़ा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बॉन्डिंग, ठीक। बॉन्डिंग में मैंने पहले से ही कुछ चीज़ें लिख रखी है सो दैट लिखना ना पड़े, समझाने में मैं ज़्यादा टाइम दे सकूँ आपको। तो कुछ जो पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, या मैं बोल दूँ सिलेबस की बात करूँ तो आपको वैलेंसी पढ़ना है एंड ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है, बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ था। एटम्स क्यों बॉन्ड बनाते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। बेसिकली वहाँ पे आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा हुआ था, वही चीज़ें यहाँ पे भी रिपीट होंगी। तो क्योंकि वहाँ पे आप पढ़े हुए हैं तो यहाँ पे और डिटेल में आप पढ़ेंगे बॉन्ड के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा बॉन्ड और इसका टाइप। बॉन्ड बेसिकली होता क्या है एग्जैक्टली, अगर हम लोग समझें। बॉन्ड का मतलब नथिंग, बॉन्ड का मतलब है एक जस्ट फोर्स कहने का मतलब कह लीजिए अट्रैक्टिव फोर्स तो ऐसे दो टाइप के होते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जैसे अगर हम लोग बात करें फोर्स का मतलब एक तरीके से समझ लो आप कनेक्शन, बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, कनेक्शन। जैसे आप अपने मदर अपने फादर से अट्रैक्टेड होते हैं, अपने भाई से कनेक्टेड होते हैं, अपनी बहन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सिस्टर, ब्रदर, मदर एंड फादर सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो ये जस्ट एक क्या है, बॉन्ड है। आप अपने रिलेटिव से कनेक्टेड होते हैं तो वो भी जस्ट एक क्या है, बॉन्ड है, ठीक। तो बॉन्ड मीन्स जस्ट क्या है, एक कनेक्शन है जो दो लोगों को अटैच्ड किए रहता है, जो दो लोगों को क्या किए रहता है, अटैच्ड। तो ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड एक क्या है, फोर्स जो दो या दो से ज़्यादा लोगों को अटैच्ड रखता है। अब वो बॉन्ड दो टाइप का हो सकता है, फिजिकल फोर्स और कौन सा फोर्स हो सकता है, केमिकल फोर्स। फिजिकल फोर्स क्या होता है, केमिकल फोर्स क्या होता है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। केमिकल फोर्सेस में हम लोगों को ये चार टाइप के बॉन्ड पढ़ने हैं, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट एंड मेटेलिक। बेसिकली मेटेलिक हमारे कोर्स का नहीं है, आपके क्लास 11th में डिस्कस नहीं है मेटेलिक बॉन्डिंग, तो इस चीज़ को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ये तीन बॉन्ड पे ज़्यादा फोकस होगा और बेसिकली सबसे ज़्यादा फोकस होता है कोवेलेंट बॉन्ड पे, क्योंकि आगे देखिए नेक्स्ट साइड लिखा हुआ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग का मॉडर्न कॉन्सेप्ट, तो ये ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन है, डिस्पर थ्योरी है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। फिजिकल फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्ड और वाटर वॉल फोर्सेस, ये इतनी चीज़ों पे हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और इन्हीं फैक्टर्स का यूज करके हम लोग देखेंगे कैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे एटम्स की बॉन्डिंग के बेसिस पे चेंज होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखा है क्या चीज़, ऑक्टेट रूल। तो सबसे पहले तो ये समझ लें हम लोग, कोई एटम बॉन्ड बनाता क्यों है, कोई एटम बॉन्ड बनाता क्यों है। तो जैसा कि आपको क्लास 10th में भी डिस्कस कर चुका हूँ, अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो सबसे मोस्ट स्टेबल कौन होते हैं, नोबल गैसेस। वो रिएक्टिव नहीं होती है, उसका रीजन क्या है, वो स्टेबल है। रेस्ट ऑफ द एटम्स क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते। तो जो कोई भी स्टेबल है, बाकी बच्चे लोग उसी को फॉलो करते हैं, उसी के जैसा बनना चाहते हैं। तो सिंस आप देखेंगे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी किया था, नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए
ऑक्टेट रूल दिया गया, मतलब कोई भी एटम बॉन्ड, एक जस्ट एक प्रिडिक्शन है, जस्ट एक हाइपोथेसिस है, जो ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, किसी की सोच है वो बॉन्डिंग को कैसे एक्सप्लेन करना चाहता है। ठीक, तो ये बोला गया कि अगर कोई भी एटम बॉन्डिंग इसलिए बनाता है कि सो दैट वो स्टेबल हो सके, स्टेबल होने के लिए वो क्या करना चाहता है, नोबल गैसेस की तरह अपने बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। जैसा लिखा हुआ एवरी एलिमेंट्स वांट्स टू रिटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स बैलेंस सेल, वही क्या होता है, ऑक्टेट रूल। अब 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बताइए वो क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो क्या कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, जैसा क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं। या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 8 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन को रिटेन रखने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन तक रीच होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, वही उसकी वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एटम आइदर लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन और शेयर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, वही उसका जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लूज और गेन करेगा, वही उसका क्या होता है, वैलेंसी। जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं लूज। ठीक, लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, क्लियर है चीज़। अब उसी बेसिस पे वैलेंसी दो टाइप का है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रोलिटिक वैलेंसी बोलते हैं, या इलेक्ट्रो वैलेंसी आप बोल दो, इलेक्ट्रो वैलेंसी केवल। वैलेंसी दूसरी होती है कोवैलेंसी। अगर इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो वो उसकी कौन सी वैलेंसी होगी, कोवैलेंसी। अब इसको और समझते हैं हम लोग। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ध्यान से देखिए। नोबल गैस बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि नियॉन के ऊपर कौन है, हीलियम। देखिए ऑक्टेट रूल का मतलब ये नहीं होता कि सब एटम अपने बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही रखेंगे। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनके पास केवल एक सेल होती है, वो 2 इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब 2 इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं। इनके लिए ऑक्टेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान रही ये चीज। ठीक, तो अब बताओ ये लिथियम है, इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, या तो हीलियम है या तो कौन है, नियॉन है। हीलियम के बैलेंस सेल में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताओ ये ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कब अचीव करेगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, और दूसरा क्या है, 8 पहुंचने के लिए 7 गेन कर दे। तो आप बताओ क्या इसके लिए इजी होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। इसमें बताओ 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और 6 गेन करे, तो आंसर इज 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, क्योंकि वो इजी होगा। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे और 5 गेन करे, तो आप बताओ क्या इजी होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना। ठीक है, नेक्स्ट 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो बताओ इसके लिए क्या इजी, दोनों में से कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो बताओ क्या बेटर है, 3 गेन करना। ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो बताओ क्या इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना। ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो बताओ क्या इजी है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना। इसका तो 8 है ही है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप देखें तो 1 से कितने तक वैलेंसी आ रही है, 4 तक। कब, जब बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स वैलेंसी में जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा, अगर
एटम के वैलेंस सेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, तो वही उसकी वैलेंसी होगी। तो मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसा कब होगा? जब वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 से लेकर के 4। अगर 4 से ज़्यादा है तो जरा यहाँ पे देखो आप, 5 था तो 3, 6 था तो 2, 7 था तो 1। इसके लिए होता है वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस एन। 8 माइनस एन, एन क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये कब अप्लीकेबल होगा? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4। अब देखो, मान लो नाइट्रोजन का सॉल्व करना हो आपको, नाइट्रोजन की वैलेंसी 8 माइनस एन का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। 8 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट इसमें? ये था वैलेंसी कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे पता चलती है। आगे हम लोग वैलेंसी के बारे में सीखते रहेंगे, अभी इतनी जल्दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ टॉपिक। अब वैलेंसी से एक फ़ायदा क्या है? क्रिस क्रॉस रूल जो बताया था, क्रॉस रूल लगा करके हम कोई भी प्रोडक्ट लिख सकते हैं। एक मेटल है जिसकी वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन जिसकी वैलेंसी 2 है, तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो आप देखो, मेटल की वैलेंसी कितनी है? 3, टॉप पे लिख लो। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? 2। अब चेक करो क्या ये एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं? नहीं। तो क्या करो, आप क्रॉस रूल लगा दो। तो क्या फॉर्मूला है? M2O3। ठीक है। नेक्स्ट, एक मेटल है जिसकी वैलेंसी 6 है, सॉरी मेटल नहीं, नॉन मेटल ले लो या कुछ भी ले लो आप। M है जिसकी वैलेंसी 6 है, ऑक्सीजन जिसकी वैलेंसी 2। इनके ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ। देखो मैंने लिखा M6 ऑक्सीजन 2। अब चेक करो क्या पहले ये कैंसिल आउट हो सकते हैं? तो आप देखोगे 2 1 और 3, क्रॉस रूल लगा दो। तो फॉर्मूला इज M1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, O, और O कितना हो जाएगा? 3। तो फॉर्मूला इज MO3। मतलब ये हुआ कि अगर हमें वैलेंसी पता हो तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कंपाउंड का, दो मेटल्स, दो एलिमेंट्स के बीच जब एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो उनका फॉर्मूला क्या होगा वो चीज़ हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग क्रॉस रूल। क्लियर है ये चीज़? चलो, ये तो बात थी वैलेंसी की। अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बॉन्ड। व्हाट इज बॉन्ड? बता ही चुका हूँ। बॉन्ड इज जस्ट फोर्स बाय विच 2 or more than 2 atoms connected with each other in a molecule। लिखा हुआ है बॉन्ड, फोर्स बाय विच एटम्स कनेक्टेड इन अ मॉलिक्यूल। ठीक, तो अब देखते हैं ये बॉन्ड जो है दो टाइप का, फिजिकल और केमिकल। व्हाट इज फिजिकल, व्हाट इज केमिकल? जैसे अगर मैं बात करूं, एक हमारे पास H2O मॉलिक्यूल है, H2O, इसका बॉन्ड अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल के लिए आप देख लो। ये इसका एक मॉलिक्यूल लिया, इस एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं एक दूसरे से जिस बॉन्ड से अटैच्ड हैं, ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा? केमिकल बॉन्ड। ठीक, दूसरी चीज, ये इसका एक मॉलिक्यूल, ये मैंने इसका बनाया दूसरा मॉलिक्यूल। ठीक, ये सेकेंड मॉलिक्यूल हो गया। ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से जिस बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल बॉन्ड, या उस फोर्स को क्या बोलते हैं? फिजिकल फोर्स। तो मतलब फिजिकल फोर्स है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा, और केमिकल फोर्स क्या है? मॉलिक्यूल्स के अंदर, किसके बीच? एटम्स के अंदर लगेगा। समझ में आती है बात? अब दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है? तो ध्यान रहे केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू कौन से बॉन्ड? फिजिकल बॉन्ड से।
क्लियर है ये दोनों बातें? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग आयनिक है, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और कौन कौन सी है, मेटालिक। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग मूव कर रहे हैं आयनिक बॉन्डिंग पे। आयनिक बॉन्ड और दूसरा नाम इसका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा यहीं से देखो आप, आयनिक मीन्स समझ में आ रहा है कि ये जो बॉन्ड बनेगा वो बिटवीन आयंस बनेगा। ये जो बॉन्ड बनेगा वो बिटवीन आयंस बनेगा। अब बताओ, अगर बिटवीन आयंस की बात करें हम लोग, तो आयंस हमारे कैसे हो सकते हैं? आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने पॉजिटिव क्यों नहीं लिया? तो पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, नेगेटिव में रिपल्सन। वहाँ पे बॉन्ड तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो बॉन्ड कहाँ एग्जिस्ट करेगा? अनलाइक चार्ज के बीच। मतलब ये बॉन्ड जो होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच एग्जिस्ट करेगा। अब जरा सोचो, पॉजिटिव कैसे बनता है? कोई भी एटम पॉजिटिव कब बनाएगा? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई एटम नेगेटिव कब बनाएगा? बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये दोनों बातें? चलो, तो हमने एक एटम ए था वो A+ बन रहा है, एक एटम बी है वो B- बना रहा है। तो एटम ए इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एटम बी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आयनिक बॉन्ड तभी फॉर्म होगा, पहली चीज, एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। मतलब एक मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल। अब मेटल में भी कौन बेटर हो सकता है? तो बताओ कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? हम लोगों ने पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी कहती थी इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली बात। तो कौन इजीली लूज करेगा? जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसका मतलब जो मेटल होगा, मतलब एक एटम होना चाहिए जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो? लो हो। थर्ड पॉइंट ये होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली टेंडेंसी को क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कंडीशन की बात करें, कंडीशन की, तो आयनिक बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या है? एक मेटल हो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो, एक नॉन मेटल हो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो? हाई हो। क्लियर है ये? अब एक लास्ट पॉइंट आप समझ लो। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में मैंने बताया था, दो एटम्स के बीच अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर देन 1.9 हो तो वो एटम कौन सा बॉन्ड बनाता है? आयोनिक बॉन्ड। मतलब आयोनिक बॉन्ड का नेचर उसमें क्या होता है? ज़्यादा। समझ में आती है बात? इसका मतलब दो एटम जो आयोनिक बॉन्ड बना रहे होंगे उनके बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 से ज़्यादा होना चाहिए, तब वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। क्या ये तीनों बात समझ में आती है? क्लियर है? चलो, अब कैसे आप पहचानोगे कौन से मेटल होंगे, कौन से नॉन मेटल? तो नॉन मेटल पहचानने का बहुत आसान तरीका है। नॉन मेटल का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं केवल नॉन मेटल में वही बनाएंगे जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। मोस्टली 5, 6, 7 जिनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में होता है वो इजीली आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। मेटल में अगर बात करो तो 1, 2 और कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 3 में ध्यान रहे, 3 में आप भूल करके चलोगे बोरॉन को। 3 में किसको भूलना है आपको? बोरॉन को
और ट्राई करिए कि लगभग एल्यूमिनियम को भी, क्योंकि इसमें भी आयनिक कैरेक्टर बहुत कम होता है। क्लियर है ये बात? तो ये इस तरीके के एटम्स हैं जो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ तो भूल ही गए हम लोग, आयनिक बॉन्ड की फिर डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन देखो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एक डोनेट कर रहा है, एक गेन कर रहा है। क्या कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए बी, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, बी को, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूं, बोलो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। कोई डाउट इसमें? चलो, तीनों कंडीशन समझ में आई। चलो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कैसे बॉन्ड हम लोग फॉर्म करेंगे। देखो आप, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो बहुत यूज होता है, हमने क्या ले लिया, NaCl। बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहले आप दोनों एटम को नोट डाउन कर लो। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 281, Cl एटॉमिक नंबर 17 287। बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 1, तो ये मेटल का काम करेगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो ये नॉन मेटल का काम करेगा। ठीक, चलो अब देखते हैं, सोडियम लिख लिया हमने, Cl। ऐसा करना है, आपको समझना है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सोडियम के बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। Cl के बैलेंस सेल में 7। डिफरेंट एटम के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सिंबल आपको यूज करना होगा। ये Cl के लिए हमने यूज किया। तो आपको फोकस कहाँ करना है, नॉन मेटल पे। बताओ ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन। क्या करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तभी तो बॉन्डिंग बना रहा है। तो सोडियम को क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए 7 है, कितना चाहिए, 1, ऑक्टेट कंप्लीट। ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद आपको बनाना क्या है वो देखो, सोडियम लिखो। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। ध्यान रहे, एक सोडियम ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1, क्योंकि जो किसी एटम पे चार्ज होता है वो 1 पे चार्ज होता है। कितने पे चार्ज होता है, 1 पे। तो ध्यान रहे, सोडियम प्लस हो गया, डॉट लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो, नॉन मेटल के लिए Cl लिखा। जितने इसके इलेक्ट्रॉन थे वो शो कर दो आप, 7 थे, और 1 इसको मिला सोडियम से, वो दिखा। कितना इलेक्ट्रॉन इस एक एटम ने गेन किया, 1। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो यही है आयनिक बॉन्डिंग, Na+Cl-। कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। Na2, हमने लिया सोडियम, हमने लिया ऑक्सीजन। देखो ऐसा नहीं होगा कि सोडियम 2 है तो 2 सोडियम लिख दो, नहीं, एक ही लिखा जाएगा, क्योंकि 2 टाइप के एटम है। 11 इसका 8, 281 26। तो बताओ ये किस तरह काम करेगा, मेटल 1 इलेक्ट्रॉन। ये किस तरह काम करेगा, नॉन। ठीक, अब बॉन्डिंग बनाते वक्त देखो मेटल कितने हैं, सोडियम हमने 1 लिखा, सोडियम हमने 1 और, कैसे भी आप अरेंज कर सकते हो, 2 सोडियम लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है, 1। ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। ऐसे लिखा। अब बताया था आपको फोकस कहाँ करना है, नॉन मेटल। बताओ इसके बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया इसने, 7। 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया इसने, 8। हो गया। नेक्स्ट देखो, अब पहले मैं मेटल लिखूंगा। ध्यान रहे, जितने मेटल दिखाई दें उतना यहाँ पे नहीं लगाओगे, उसके जस्ट आगे। तो जो सब्सक्रिप्ट में यहाँ पे नंबर होगा वो यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, स्टाइकियोमेट्री में, 2 आ गया। अब 1 पे फोकस करो। 1 सोडियम ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1 प्लस
ऑक्सीजन। इसके पास बताओ कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल? 6। एक ऑक्सीजन ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 2। इस पे कितना निगेटिव? 2 निगेटिव। अब देखो तो चार्ज भी बैलेंस होगा, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, और मॉलिक्यूल कैसा था? न्यूट्रल। क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से आप आयनिक बॉन्डिंग बनाते हो, और बुक में जो आपके एग्जाम्पल्स हों उन पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक, अब इसमें क्या क्या चीजें आपकी आएंगी वो आप देख लो। नंबर 1, जो आपके आयनिक बॉन्ड होते हैं वो होते कैसे एग्जैक्टली? अगर आप देखो तो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक कैसा है? निगेटिव। अब बताओ उन दोनों चार्ज के बीच में, जैसे ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, क्या इनके बीच में ये अट्रैक्शन है? क्या इनके बीच में कुछ है? कुछ नहीं। इनके बीच में क्या है? एयर। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ये पॉजिटिव और ये क्या है? निगेटिव। कुछ डिस्टेंस पे होंगे, तो क्या इनके बीच कोई ऐसे कुछ, क्या कोई लगा है कुछ इनके बीच? नहीं, इनके बीच कुछ नहीं है। जस्ट एक समझ लीजिए आप एयर टाइप का है। ठीक, तो जब इनके बीच कुछ नहीं है तो क्या ये कोई सॉलिड चीज है? नहीं। इसका मतलब रिजिड होगा कि नॉन रिजिड? अगर कोई सॉलिड चीज होता तो रिजिड होता। इट मीन्स ये कैसे होते हैं? नॉन रिजिड। नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल। तो जो आयनिक बॉन्ड होते हैं तो आप बोल सकते हो आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, बिकॉज ये पॉइंट चार्ज होते हैं, इनके बीच में कोई ऐसी चीज नहीं होती, जस्ट एक अट्रैक्शन होता है। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज निगेटिव, दीज आर पॉइंट चार्ज, और इनके बीच में कुछ होता नहीं है, जस्ट एक अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन कोई चीज होती है क्या जो लाइन या कुछ डंडे से ऐसे लगी हो? नहीं। तो इसीलिए ये क्या होते हैं? नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। ऐसा क्यों होता है वो भी चीज हम लोग समझते हैं। सेकेंड पॉइंट आप देखो, पहली चीज तो नॉन रिजिड और नॉन डायरेक्शनल, और जो कोई भी बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होगा उनके मॉलिक्यूल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। It means their molecule cannot show isomerism because of the non-directionality of the bond. Clear? चलो सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इनमें जो होता है एग्जैक्टली इनका नेचर कैसा होता है। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, इनकी अपनी लैटिस होती है। पॉजिटिव चार्ज सराउंडेड होता है सम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज से, और जो निगेटिव चार्ज होता है वो सम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज से सराउंडेड होता है, जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6। बेसिकली ये मैंने NaCl के लिए बनाया हुआ है। दिस प्लस मीन्स Na प्लस, माइनस मीन्स Cl माइनस। क्लियर है? तो बताना मेरा मतलब इतना है कि इनकी जो लैटिस होती है, लैटिस का मतलब क्या होता है? जैसे घर अब बनता है उसमें बहुत सारी ईंट लगती हैं, तो समझ लो एक एक टाइप की क्या है वो पूरा जब मिल जाती है तो क्या बनाती है? लैटिस। और वो पूरी की पूरी लैटिस, क्रिस्टल लैटिस किससे बनी हुई? क्योंकि ये क्रिस्टल होते हैं, तो क्रिस्टल लैटिस किससे बनी होती है? वो ईंट से बनी होती है, लैटिस पॉइंट से बनी होती है। तो जो छोटी यूनिट होती है उसे हम लोग, जो उसमें जो एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट। यहाँ पे लैटिस पॉइंट जो है वो चार्ज है, पॉजिटिव होगा या निगेटिव, मतलब आयंस है, और वो आयंस एक दूसरे से लैटिस में निगेटिव चार्ज से सराउंडेड होते हैं। कैसे, उस चीज को मैं समझा देता हूँ। ध्यान से देखो, मैं ऐसी बहुत सारी बॉल्स रख रहा हूँ, ये रखा मैंने,
ये इसमें ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव। अब इसमें अगर किसी एक चार्ज को आप देख लो, जैसे इस पॉजिटिव को आप ध्यान दो, ये किससे टच कर रहा है? इस निगेटिव से, इस निगेटिव से, इस निगेटिव से, इस निगेटिव से। क्या ये पॉजिटिव से टच कर रहा है? नहीं। इसलिए बोला कि जो लैटिस होती है उसमें जो आयन होता है अपने अपोजिट आयन से अटैच्ड होता है। क्लियर हुई बात ये? और जितने नंबर ऑफ आयन से अटैच्ड होता है वो उसका क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड पॉइंट, इनके बीच जो फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जहाँ भी, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, तो फोर्स स्ट्रॉन्ग, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इनका हाई। एक्सेप्ट, ध्यान रहे, एक्सेप्ट डायमंड, ठीक, एक्सेप्ट डायमंड। इतनी बात समझ में आई? मैंने दो बातें, तीन बातें आपको अभी तक बताई। पहली चीज कि ये इनकी जो लैटिस होती है उसमें जो कोई भी चार्ज अपने अपोजिट चार्ज से सराउंडेड होता है। दूसरी चीज, ये बॉन्ड नॉन रिजिड और नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तीसरी बात हमने बताई कि इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और सिंस फोर्स डिपेंड होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो फोर्स हाई तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एक बात मैंने बताई कि नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इसीलिए आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, इसी में ध्यान दे लो जहां पे मैंने लैटिस बताया था। इनकी लैटिस बन रही है, दिस इज लैटिस ऑफ आयनिक कंपाउंड, किसी आयनिक कंपाउंड की ये लैटिस है। अब यहां पे अट्रैक्शन होगा, बोलो, अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज्ड, कॉल्ड लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। अब ध्यान दो जरा, देखो ये आयंस हैं, एक ए होगा इसमें, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में होंगे, ए पे प्लस बी पे माइनस। अब ये है क्या चीज? एक लैटिस है। और जब भी लैटिस बनेगी तो सिंस अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो क्या रिलीज होगी? एनर्जी। उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लैटिस, 1 मोल ऑफ आयनिक लैटिस। 1 मोल आयनिक लैटिस को फॉर्म करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, amount of energy released during the formation of 1 mole lattice of an ionic compound। क्लियर है चीज? तो ये चीज होती है लैटिस एनर्जी। अब जितनी ज़्यादा ये स्ट्रांग होगी, जितनी ज़्यादा ये स्ट्रांग होगी, और ये जो लैटिस एनर्जी होती है आपकी दो बातों पे डिपेंड करती है, या डायरेक्ट मैं लिख दूँ, चार्ज अपॉन साइज। तो ये जो लैटिस एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज अपॉन साइज। और किसी भी कंपाउंड की लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा,
लैटिस एनर्जी कब ज़्यादा होगी? जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इसका मतलब लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा, फोर्स उतना ज़्यादा, फोर्स जितना ज़्यादा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो एक दो की लैटिस एनर्जी देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए मुझे गिवन है NaCl MgCl, इन दोनों का लैटिस एनर्जी का ऑर्डर देना है। फर्स्ट ध्यान से देखो तो नेगेटिव चार्ज सेम है, उससे कंपैरिजन नहीं करना। फिर हमें कंपैरिजन बेसिकली किसका करना है? Na प्लस Mg प्लस, बताओ किसका चार्ज ज़्यादा? लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज अपॉन साइज। चार्ज देख लो, चार्ज किस पे ज़्यादा है? Mg प्लस 2 पे। इसका मतलब MgCl2 की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी किससे? NaCl से। कोई दिक्कत इसमें? MgCl2 की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी किससे? NaCl से। ठीक है, इस तरीके से आप लैटिस एनर्जी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल देख लो, NaCl, KCl, RbCl। ये देखो इनमें Cl सब में कॉमन है। यहाँ पे देखो Na प्लस है, यहाँ पे K प्लस, यहाँ पे रुबीडियम प्लस। चार्ज तो सबका सेम है, तो क्या देखो फिर? साइज। ध्यान से देखो, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीरियम। लिथियम हटा दो, नहीं। डाउन द ग्रुप जाओगे तो रेडियस क्या करती है? इंक्रीज, तो साइज भी इंक्रीज ही होगी। वो तो सबसे ज़्यादा साइज किसकी? सीरियम की। साइज ज़्यादा, लैटिस एनर्जी कम, मतलब ये ऑर्डर हो जाएगा लैटिस एनर्जी। क्लियर हुई बात? ये हो गया लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी क्यों पढ़ा हम लोगों ने? ये सॉल्युबिलिटी में हमें काम आने वाली है। तो जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? सॉल्युबिलिटी। अब देखो ध्यान से समझते हैं। NaCl क्रिस्टल को अगर मैं वाटर में डाल दूं, ये सॉलिड है, तो आप देखते हो ये बन जाता है Na प्लस प्लस Cl माइनस, नीचे ऐसा कुछ लिखा रहता है। ठीक, क्लियर है? अब ये है क्या चीज बेसिकली, वो आप समझो। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो क्या है? इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात समझ में आती है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आप मुझे ये बताओ, वाटर में डालने पे ये फोर्स अपने आप सेपरेट हो गया, Na प्लस अलग हो गया, Cl माइनस क्या हो गया? अलग हो गया। इसका मतलब वाटर में कुछ ऐसी चीज होगी जो इस फोर्स को क्या कर रही है? वीक कर रही है, तभी तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब उस चीज को समझते हैं हम लोग, क्या चीज है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा फोर्स, दो चार्ज जो मान लो एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू आर डिस्टेंस पे रखे हुए, उनके बीच का फोर्स ये होता है। लेकिन ये फोर्स कब होता है? जब कोई मीडियम ना हो, मतलब मीडियम समझ लो एयर हो, समझ में आई बात? लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होता है, ये हो जाता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये स्टार्टिंग में है, तो मैंने मान लिया F1, या ऐसे कर दो F सॉलिड स्टेट में, ये है F इन एक्वस स्टेट में। इसे इक्वेशन 1 माना, इसे इक्वेशन 2 माना। K इज द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, F सॉलिड डिवाइड बाई F एक्वस इज इक्वल टू, ये कट जाएगा तो क्या आएगा? 1/1, 1/1, ऐसे लिख दूं? नहीं,
ये इससे कट जाएगा, k है तो k ऊपर चला जाएगा, 1/k आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ गलत हो रहा है, सॉल्व करें पहले। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4πε0 डिवाइड बाई 1/4πε0 इंटू k। इसको लिख सकता हूँ 1/1/1/k। तो इसको लिखा जा सकता है 1/1 इंटू k/1। ये आ जाएगा वैल्यू k। सो F इक्वल्स विल भी हो जाएगा F सॉलिड अपॉन k। इससे क्या समझ रहे हो आप, इस वाले फॉर्मूले को अगर आप ध्यान दो, इसका मतलब हुआ क्या कि जो पहले फोर्स होगा वाटर में जा करके 1/k टाइम्स से डिक्रीज कर जाएगा। अब बताओ k की वैल्यू जितनी ज्यादा, F इक्वस मतलब एक्वस स्टेट में फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। और फॉर वाटर k की वैल्यू होती है 80, मतलब 80 टाइम से 1/80 टाइम से ये फोर्स क्या हो जाएगा, वाटर में डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए सोडियम क्लोराइड वाटर में क्या हो जाता है, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द फोर्स ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वाटर। इसका मतलब ये हुआ आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व केवल उसी सॉल्वेंट में होंगे जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, हाई होगा, जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा। ये तो पहला फैक्टर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। सेकेंड फैक्टर आप समझो, सेकेंड फैक्टर है इसी का, सेकेंड फैक्टर है हाइड्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हाइड्रेशन या सॉल्वेशन बोल दो, क्योंकि वाटर यूज कर रहा हूं तो हाइड्रेशन बोल रहा हूं। जैसे ही किसी भी आयंस को हम लोग वाटर में डालते हैं, जैसे ही Na+, तो वाटर के नेगेटिव, वाटर इस तरीके से होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। बॉन्डिंग में आगे हम लोग देखेंगे ऐसा क्यों होता है। तो बताओ प्लस किससे अटैच हो जाएगा, माइनस से। ये बन गया। सेम Cl- किससे अटैच हो जाएगा, वाटर के H से। ये ऐसे अटैच हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं Na+H। मतलब हुआ क्या, सॉल्वेंट में आयंस का सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से अटैच होना सॉल्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉल्वेशन। और हाइड्रेशन क्या होगा, जब वाटर हो, अटैचमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या अटैचमेंट ऑफ आयंस विथ वाटर मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रेशन। क्लियर है ये चीज। अब जैसे ही यहाँ पे अटैचमेंट होगा तो बताओ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज्ड, और एनर्जी रिलीज्ड हुई तो दैट एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। दैट एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। अब जरा सोचो कि ये लैटिस अगर ब्रेक हो रही है, इस स्टार्टिंग में इसकी अपनी कौन सी एनर्जी है, लैटिस एनर्जी। अब ये ब्रेक तभी हो सकती है जैसे ये ब्रेक हुआ, आयंस बने, इसका मतलब लैटिस एनर्जी कम थी, और उस एनर्जी को ब्रेक करने के लिए जैसे ये Na+Cl- आयन के बीच कुछ मान लिया लैटिस एनर्जी है 100 किलो जूल।
और अगर हाइड्रेशन एनर्जी जो यहाँ पे निकल के आ रही है वो मान लिया हमने 200 किलो जूल पर मोल है, तो बताओ होगा क्या? 200 है। क्या ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये वाटर, ये NaCl के एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए 100 जूल, तो ये क्या 2 मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकती है? बोलो। फिर जैसे ही 2 मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे तो फिर 200 मतलब कितनी रिलीज होगी? 400। वो फिर कितने मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा? 4 मॉलिक्यूल्स को डिजॉल्व कर देगा। इट मीन्स ये हुआ कि हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी विल बी ऑल्सो मोर। क्लियर है ये चीज़? और इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं सॉल्वेशन के लिए, मतलब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा तब होगी जब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो। किस एनर्जी से? लैटिस एनर्जी से। हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो किस एनर्जी से? लैटिस एनर्जी से। चलो एक बात तो ये समझ में आती है। अब हम लोग देख लें कि हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है। तो जरा आप यहाँ देखो, इससे जितने मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे क्या हाइड्रेशन उतना ज़्यादा होगा? बिल्कुल होगा। अब इससे ज़्यादा मॉलिक्यूल कब अटैच होंगे? सोचो आप, इससे ज़्यादा मॉलिक्यूल कब अटैच होंगे? जब इसका अट्रैक्शन ज़्यादा हो। अट्रैक्शन क्या हो? मोर अट्रैक्शन। अब इसका मोर अट्रैक्शन कब होगा? जहाँ पे अट्रैक्शन की बात है न्यूक्लियस की पावर देखो। बताओ अट्रैक्शन कब न्यूक्लियस का ज़्यादा होता है? जब साइज क्या हो? लेस हो। चार्ज क्या हो? हाई हो। चार्ज क्या हो? हाई। अब आप बताओ, साइज लेस चार्ज हाई। अगर चार्ज हाई हो या साइज क्या हो? लेस हो, तब इस आयन की वाटर से अटैच होने की टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब बताओ साइज किसकी लेस होती है? साइज किसकी लेस होती है? 2p की। अगर मैं लिथियम सोडियम पोटेशियम में बात करूं तो Li+ और Na+ में बताओ साइज किसकी छोटी? Li+ की। इसका हाइड्रेशन क्या होगा? ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे। लिथियम से मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल अटैच। ठीक, इससे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच करेगा, और जिससे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे एक्वस साइज विल बी ऑल्सो मोर। इसका मतलब एक टर्म आ गया और भी। देखो तो नॉर्मल साइज होती है एटम की, जब उससे वाटर अटैच हो जाएगा तो उसकी साइज क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। अब जिससे ज़्यादा वाटर अटैच होंगे उससे साइज भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। किससे ज़्यादा वाटर अटैच होंगे? जिसकी साइज क्या हो? कम हो। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, एक्वस साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन एक्वस साइज। नॉन एक्वस साइज मतलब जब एक्वस फेज में वो ना हो। तो बताओ एक्वस साइज, इसका मतलब ये हुआ बाहर जो छोटा होगा पानी में वो क्या होगा? बड़ा होगा। बाहर जो छोटा पानी में वो बड़ा। और हाइड्रेशन एनर्जी किस चीज पे डिपेंड कर रही है? चार्ज अपॉन साइज पे। क्या हाइड्रेशन एनर्जी समझ में आई? एक्वस साइज से हमें मतलब होता है जितना ज़्यादा कोई बड़ा होगा, एक्वस साइज का मतलब हमें मोबिलिटी से होगा। मोबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टिविटी भी उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों बोल? कोई चीज़ पानी में जितना फास्ट आयन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन पानी में जितना तेज मूव करेगा, इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो मोबिलिटी की तो बात होगी। चलो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? बाहर जो छोटा पानी में वो बड़ा। जब भी मोबिलिटी की बात होगी पानी वाली साइज हम लोग देखें। चलो समझते हैं इस चीज़ को।
हाइड्रेशन एनर्जी भी दो बात पे डिपेंड करती है, चार्ज अपॉन साइज पे। ठीक, अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। Li प्लस इक्वस Na प्लस इक्वस K प्लस इक्वस रुबीडियम प्लस इक्वस सीरियम प्लस इक्वस। इनमें बताओ किसकी साइज, कौन सी साइज, इक्वस साइज बड़ी होगी? इक्वस साइज। ये पानी की बात हो रही है। बाहर जो छोटा, पानी में वो बड़ा। नॉर्मली छोटा कौन होता है? लिथियम। तो पानी में ये क्या होगा? बड़ा होगा। तो बताओ स्पीड किस आयन की ज्यादा होगी? बोलो, स्पीड किस आयन की ज्यादा होगी? पानी में जो चीज भारी उसकी स्पीड उतनी कम। भारी कौन है? लिथियम। तो स्पीड ज्यादा किसकी होगी? इनकी। ये किस चीज की बात हो गई? मोबिलिटी की बात। चलो नेक्स्ट बताओ, मोबिलिटी ज्यादा तो क्या यही ऑर्डर कंडक्टिविटी का भी होगा? बोल सकता हूं, क्योंकि जितना ज्यादा पानी में कोई आयन मूव करेगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, कंडक्टिविटी भी उतनी ज्यादा। अब बताओ हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा? किससे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे? लिथियम से। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा, और जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा। किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी? लिथियम प्लस की। किस में? वाटर में। क्या ये बात सबको समझ में आई? ये हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी को देखा, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हाइड्रेशन एनर्जी को भी देखा। ठीक, अब एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, जैसे एक क्वेश्चन है, बेरियम सल्फेट इज नॉट soluble in water. Why? आयनिक कंपाउंड है, सॉल्युबल क्यों नहीं होता? सॉल्युबिलिटी के लिए रीजन क्या बताया था? हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए किससे? लैटिस एनर्जी से। अब आप मुझे बताओ कौन सॉल्युबल होगा ज्यादा? कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? तो आंसर इज सॉल्युबल वो ज्यादा होगा। सॉल्युबिलिटी के लिए, ये तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हो गया, इसका उल्टा, इट मीन सीधा रीजन लिखोगे, बिकॉज लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी। तभी तो ऐसा हो रहा होगा, तभी तो ऐसा हो रहा होगा। लैटिस एनर्जी ज़्यादा है किससे? हाइड्रेशन एनर्जी से। इसी वजह से बेरियम सल्फेट डिजॉल्व नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछूं सोडियम क्लोराइड वाटर में डिजॉल्व क्यों होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? बोलो। सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन वाटर, वाई? बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द लैटिस एनर्जी। ये आंसर होगा। तो ये थी बात सॉल्युबिलिटी की। अब आप एक एक बार करके देख लो, हमने इस लेक्चर में अभी तक क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने बॉन्ड पढ़ा, बॉन्ड के बाद हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड स्टार्ट किया, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है वो पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। कैरेक्टरिस्टिक्स में शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल। दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने? लैटिस एंड लैटिस एनर्जी। तीसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने? तीसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने? हाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी। यहीं से कॉन्सेप्ट आया किस चीज का? सॉल्युबिलिटी।
अगर कभी क्वेश्चन में पूछे कोई चीज़ सॉल्युबल कब होगा, सॉल्युबिलिटी तब ज़्यादा होगी जब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो। किस एनर्जी से? लैटिस एनर्जी से। इसी लैटिस एनर्जी के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट एंड कौन सा पॉइंट पढ़ा? बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा। क्लियर है? ये इन चीज़ों की बात हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा, आयनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा। क्लियर हुई बात इतनी? कोई डाउट इन सब चीज़ों में? इन चीज़ों में किसी को कोई डाउट? अब एक चीज़ और समझ लो आप, सॉल्युबिलिटी निकालने का तरीका क्या होता है। कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी, वो सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के लिए ध्यान रखना, कैटायन डिफरेंस एनायन लार्ज। किस चीज़ की? रेडियस। अगर ये डिफरेंस लार्ज होगा तो वो चीज़ क्या होगा? सॉल्युबल होगा। ये डिफरेंस अगर लार्ज होगा, कैटायन और एनायन का डिफरेंस रेडियस का, साइज का अगर लार्ज होगा तो वो चीज़ समझ लो उसकी सॉल्युबिलिटी कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। मतलब या तो कैटायन बड़ा होगा, एनायन छोटा, तब सॉल्युबल होगा, या एनायन बड़ा, कैटायन छोटा, तब ये चीज़ सॉल्युबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिख लें, एनायन में कौन कौन सी चीज़ें स्मॉलर होती हैं? OH माइनस, Cl माइनस, F माइनस, ये सब स्मॉलर में आती है नॉर्मली। OH माइनस, Cl माइनस और F माइनस, ये सब स्मॉलर में आते हैं। उसके बाद I माइनस, NO3 माइनस, SO4 2 माइनस, CO3 2 माइनस, ये सब के सब किस में आते हैं? बिगर में आते हैं। ठीक। अब जैसे मान लो हमने ले लिया LiCl, LiF, NaF, KF इनमें। ठीक। इनमें अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान से देखो, F तो सबका सेम है। अब Li प्लस Na प्लस और K प्लस। ठीक। साइज ज़्यादा होनी चाहिए। एनायन तो छोटा है तो कैटायन क्या होना चाहिए? बड़ा। कैटायन बड़ा कौन सा होगा? K प्लस। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। पूरी बात समझ में आती है? क्लियर हुआ ये चीज़? इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप सॉल्युबिलिटी की प्रिडिक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। LiF, NaF, KF में कौन सॉल्युबल होगा ज़्यादा? KF ज़्यादा सॉल्युबल होगा NaF से, NaF ज़्यादा सॉल्युबल होगा किससे? LiF से। ये चीज़ क्लियर हुआ? तो ध्यान देखना, अगर एनायन छोटा है तो कैटायन बड़ा होना चाहिए, कैटायन छोटा है तो एनायन क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तभी आप सॉल्युबिलिटी प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो साइज का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये था हम लोगों ने इस वीडियो में देखा आयनिक बॉन्ड के बारे में और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हाइड्रेशन में जो था, नॉर्मल साइज जो होती है एटम की पानी में, उसकी जस्ट अपोजिट होती है। अगर वो बाहर छोटा है तो पानी में वो क्या होगा? बड़ा होगा। और जितना बड़ा होगा उसके दौड़ने में उतनी ही दिक्कत आएगी, मतलब उसकी मोबिलिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी, तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक। आज के वीडियो में बस थैंक यू।